नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो भी टेक्निकल इश्यूज होंगे उसके लिए मैं पहले से आपको अब सॉरी कहना चाहूँगी। काफ़ी वेबिनार्स हम लोग जॉइन कर चुके हैं इस लॉकडाउन के दौरान एंड आई थिंक और कुछ नहीं तो हम 1 महीने के बाद टेक एक्सपर्ट ज़रूर बन जाएँगे, पर आज हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। अम, आज का वेबिनार 10 टू 19 कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस का कोविड सीरीज़ का सबसे पहला वेबिनार है। मैं आप सबका बहुत स्वागत करना चाहूँगी। देश के ऑलमोस्ट हर कोने से 100 से ऊपर लोग हमारे साथ ज़ूम और यूट्यूब लाइव पर जुड़े हुए हैं। आज कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मोस्टली झारखंड एंड दूसरे स्टेट से, एनजीओज़, गवर्नमेंट, फंडर्स और मीडिया भी हमारे साथ आज इस कन्वर्सेशन में है। अम, आज का वेबिनार हम कोविड-19 समस्या से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। किशोर-किशोरियों के जीवन पर उनके पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे और ना ही इन समस्याओं को समझने की कोशिश, पर इनको हल करने की क्या प्रतिक्रियाएँ हो सकती है, इन पर भी हम आज चर्चा करना चाहेंगे। आज का वेबिनार हिंदी और इंग्लिश मिक्स्ड रहेगा एंड हम कोशिश करेंगे कि चैट में जितना हम क्विकली समरी दोनों लैंग्वेजेस में डाल सके हम डालेंगे। बट वेबिनार खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग अलोंग विथ नोट्स हम दोनों सबके साथ सर्कुलेट करेंगे ईमेल पर, तो आप बाद में भी हमारे साथ चर्चा को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरा नाम नंदिका कुमारी है, मैं दसरा एडोलेसेंस कोलैबोरेटिव की टीम मेंबर हूँ एंड आज हम आपके साथ कुछ सामने हाउस रूल्स रखना चाहेंगे, बेसिक नियम, एंड आई विल क्विकली गो थ्रू देम। सबसे पहला कि ये वेबिनार एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रस्टेड कम्युनिटी है जहाँ पे सब अपनी राय साझा कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सबके विचारों का सम्मान किया जाए। एंड मैं सबसे आग्रह करूंगी कि चैट बॉक्स में भी दूसरों के विचारों का सम्मान करें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है स्पीकर्स या हमारे लिए, तो कृपया ये सवाल अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिए, टाइप करके छोड़ सकते हैं। ये वेबिनार आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो अगर किसी को इससे कोई आपत्ति है तो हमारा ईमेल एड्रेस 10 to 19 community@dasra.org स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप प्लीज हमें इस पे ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप लोग जुड़े। आगे बढ़ते हैं अब हम एजेंडा की तरफ। हम शुरुआत करेंगे 10 टू 19 कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस और दसरा एडोलेसेंस कोलैबोरेटिव के बारे में एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम 2-3 मिनट लेंगे आपके। आगे का वेबिनार 2 सत्रों में डिवाइडेड है। सेशन 1 जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, उसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ द कोविड क्राइसिस ऑन वल्नरेबल कम्युनिटीज। कोविड-19 महामारी और उसके चलते लॉकडाउन और अन्य गतिविधियों का जो लोगों के जीवन पे और खास करके किशोरियों, एडोलेसेंट लड़के और लड़कियों के जीवन पे प्रभाव। इस सत्र में हम बात करेंगे झारखंड की एक किशोरी गर्ल चैंपियन प्रियंका से, एनजीओ फ्रंटलाइन वर्कर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल से। पहला सत्र हम करीब 11:45 11:50 तक समाप्त करने की कोशिश करेंगे और 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम दूसरा सत्र शुरू करेंगे। सेशन 2 जो अब आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका टॉपिक है रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड क्राइसिस एंड लुकिंग अहेड। सेशन 2 में हम कुछ सिविल सोसाइटी लीडर्स और स्टेट और सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करेंगे और समझेंगे कि कोविड-19 के चलते सरकार और एनजीओज फिलहाल क्या कोशिशें कर रही है और आगे जाके एडोलेसेंट प्रोग्रामिंग के बारे में हमें किस तरह नए तरीके से सोचने की जरूरत। आप सबसे बात करने के लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं, तो शुरू करते हैं। मैं दसरा के एडोलेसेंस कोलैबोरेटिव की एसोसिएट डायरेक्टर शैलजा मेहता को इनवाइट करूंगी कि क्विकली हमें दसरा के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते। आई होप एवरीबडी मुझे सुन सकते हैं। नंदिका ने हमें एक इंट्रोडक्शन दिया है और मैं सिर्फ वापस कहना चाहती हूँ कि हम बहुत ही आभारी हैं कि आप लोग ने एक फ्राइडे को आई एम श्योर आप सब बहुत काम में जुड़े हुए हैं, पर टाइम निकाल के आपने ये वेबिनार सुनने की कोशिश की, तो थैंक यू वेरी मच। आप में से कोई जानते होंगे कि जो हमारा है 10 to 19 10 से 19 जो दसरा एडोलेसेंस कोलैबोरेटिव है,
उसमें एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस मतलब हर कोने से नेशनली पूरे इंडिया में हम चाहते हैं कि हम एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बनाएं एडोलेसेंस को प्रायोरिटाइज करने के लिए, उनकी हेल्थ और वेलबींग ऑल द वे फ्रॉम इश्यूज ऑफ जेंडर, जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेफ्टी, प्रोटेक्शन और हेल्थ, एसआरएचआर, एजुकेशन, टीनेज प्रेगनेंसी, कुछ भी कहो, एडोलेसेंट्स 10 to 19 एज ग्रुप के लाइफ में बहुत ही इश्यूज होते हैं। तो उनके लिए हम कैसे सब मिल के जुड़ के एकात्र में काम करें, तो इसके लिए हमने ये एक छोटा सा सीओपी जो बोलते हैं कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनाया हुआ है। हम वापस ईमेल शेयर करेंगे। किसी को भी जुड़ना है तो हमें प्लीज ईमेल करें। और हम ये चाहते थे कि जो हमारे फ्रेंड्स, कॉलीग्स, सेक्टर लीडर्स, गवर्नमेंट और सभी जो स्टेक होल्डर्स है, अभी सबके प्रायोरिटी में ये है कि कोविड के टाइम पे हमने बहुत ही सुना हुआ है, समझा हुआ है, हम देख रहे हैं और न्यूज और इंफॉर्मेशन डेटा थोड़ा थोड़ा निकल रहा है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है हमारी एडोलेसेंट यंग गर्ल्स, बॉयज पर बहुत ही उसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए हम जुड़ के क्या कर सकते हैं, जो आज का सेशन है जैसे नंदिका ने बताया, एक ही मतलब एक स्टार्ट है, प्रारंभ है। और हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़ के हम काफी चीजें सिर्फ डिस्कस ना करें, पर एक एक्शन ओरिएंटेड ग्रुप बने, अलग अलग छोटे छोटे टास्क फोर्सेस या ग्रुप में। और हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स है और हमारी कम्युनिटीज है, उनको सपोर्ट करते रहे। सो इसके साथ मैं एंड करना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स को कहते हुए कि ये जो है हम एक ट्रस्टेड ग्रुप और ट्रस्टेड कम्युनिटी के हिसाब से ये चर्चा कर रहे हैं। तो किसी को भी कुछ भी पर्सनल मत लीजिए। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो हम कम चर्चा करना चाहते हैं या ज्यादा है। ये तो बस एक शुरुआत है और इसलिए आप फ्री होके जो भी है कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें ईमेल पे भी जो भी है आपके कंसर्न्स या फीडबैक या इनपुट देते रहिए। नाउ ओवर टू द होस्ट्स। तो अब हम सेशन 1 से शुरुआत करना चाहेंगे। मैं आज के स्पीकर्स को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं झारखंड से सबसे पहले डॉक्टर सरिता प्रतिमा मिन्स, जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की गुमला डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं। सरिता जी कई सालों से झारखंड सरकार के साथ किशोर स्वास्थ्य पर काम कर रही हैं और फिलहाल गुमला डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के कोविड रिस्पांस में भी एक्टिव हैं। हमारे साथ आज प्रियंका कुमारी हैं, एडोलेसेंट गर्ल चैंपियन देवघर डिस्ट्रिक्ट झारखंड से। प्रियंका अपने गांव में एक एडोलेसेंट पीयर लीडर है और छोटी उम्र से ही इन्होंने अपने गांव के लड़के लड़कियों को मोबिलाइज करने का जिम्मा उठाया है। वे क्वेस्ट अलायंस के एनजीओ प्रोग्राम से कुछ सालों से जुड़ी हुई। वेलकम प्रियंका। थैंक यू मैम। हमारे साथ आज सुशांत मिहिर पाठक भी हैं, जो कि क्वेस्ट अलायंस आनंदशाला प्रोग्राम के प्रोग्राम मैनेजर हैं झारखंड में। सुशांत जी कई सालों से फील्ड स्तर पर एडोलेसेंट इश्यूज पर काम कर रहे हैं और क्वेस्ट अलायंस के साथ एजुकेशन इनोवेशंस पर भी इन्होंने काफी काम किया है। कोविड-19 के चलते वो अपने एडोलेसेंट नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और इस समय उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। वेलकम सुशांत जी। हमारे साथ फर्स्ट सेशन की चौथी स्पीकर है मिस सुमित्रा गागराई। ये एकजुट झारखंड की फील्ड वर्कर एंड काउंसलर है। सुमित्रा जी कई सालों से वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, एडोलेसेंट इश्यूज और ट्राइबल राइट्स की प्रवक्ता और कार्यकर्ता दोनों हैं। वे पिछले 4 साल से एकजुट संस्था से जुड़ी हुई है और फिलहाल अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम और आशा और आंगनवाड़ी वर्कर जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ में मिलकर कई रिमोट एरियाज तक कोविड-19 के अवेयरनेस पहुंचा रही है। सारे स्पीकर्स का बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका पहले आपसे बात करेंगे करीब 5 मिनट के लिए और उसके बाद सुमित्रा जी मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। तो प्रियंका, आप जी जिले में रहती हैं, अपने एरिया में आप पीयर लीडर हैं और कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते
आप हमें अगर थोड़ा बताएंगे कि आपके साथी किशोर किशोरियों के जीवन में, आपके जीवन में इसका क्या असर दिख रहा है? नमस्ते, मैं प्रियंका। जी, ये सबसे पहले तो हम लोग का ये इसके कारण पढ़ाई पे असर हो रहा है, शिक्षा के लिए, क्योंकि हम लोग घर से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उम, किशोर-किशोरियों के सबके ऊपर ये समस्या आ रही है पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि वो लोग घर से बाहर नहीं निकलने के कारण उन लोग का ये सबसे ज़्यादा असर हो रहा है कि हम लोग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ड्रॉप आउट बच्चे भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो लोग को एडमिशन करवाए थे हम लोग हाल ही में, क्योंकि वो लोग अब स्कूल नहीं जाने के कारण वो लोग फिर से मन में डर बैठ गया है कि हम लोग अब फिर से पढ़ाई क्या नहीं कर पाएँगे? इसी कारण से उन लोग के मन में डर बैठ गया है कि शिक्षा हम लोगों को फिर से शुरू होगी या नहीं होगी। ये किशोर-किशोरियों के मन में, यहाँ तक कि मेरे मन में भी ये डर बैठ गया कि क्या हम दोबारा कॉलेज शुरू कर पाएँगे? इसी डर के कारण ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए हम लोग चाहेंगे कि ड्रॉप आउट बच्ची भी उसका मन में ये डर ना बैठे कि इसके बाद भी कुछ हो सकता है, कि ये कुछ दिनों के बाद अगर खत्म हो जाए तो वो लोग भी स्कूल जा पाएगी। लेकिन उन लोग के मन में जो डर बैठ गया है शिक्षा को लेकर, कि हम लोग और पढ़ाई नहीं कर पाएँगे, उसके कारण वो लोग खेल-कूद के लिए भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए उन लोग के मन में ये डर पूरा बैठ गया है कि हम लोग अब कुछ नहीं कर पाएँगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएँगे। इसके कारण वो लोग ये सोचते हैं कि जो हम लोग यूथ क्लब जाके जो शिक्षा लिए थे एक एक गर्ल्स चैंपियन के, मतलब ये हम लोगों के पास जो पालजोड़ी प्रखंड में गर्ल्स चैंपियन है, उन लोग के पास जो शिक्षा ली थी, जो लड़की लोग स्कूल जा रही थी, अब उन लोग के मन में भी थोड़ा ये हो गया, डर बैठ गया कि कोरोना वायरस की वजह से वो लोग अपना पढ़ाई शुरू और नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हम लोग के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। इसी मुश्किल से हम किशोरियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। इसी कारण हम कुछ बताना चाहेंगे कि वो लोग ड्रॉप आउट बच्ची और स्कूल जाने वाले बच्चे लोग अगर पढ़ाई पूरा कर लेंगे तो आगे जाके उन लोगों को भी भविष्य हो पाएगा। इसीलिए हम लोग का मन में यही डर बैठ गया है कि हम लोग और आगे पढ़ाई ना कर पाएँगे, और इसी कारण से वो लोग घर में रहने के कारण स्वास्थ्य भी उन लोग का ठीक नहीं रहने के कारण स्वस्थ नहीं रहेगा। इसी कारण उन लोग का भी अगर गाँव में जो स्वास्थ्य केंद्र है, अगर वो हेल्थ के लिए अगर थोड़ा बहुत खुला रहे, तो उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जी। जी, और हम लोग जो है जो शाम को खेल कूदने के लिए जो बाहर जाते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से हम लोग के मन में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है कि हम लोग चिड़चिड़ापन हो गया हम लोग के ऊपर, किशोर-किशोरियों के ऊपर। सबसे ज़्यादा घर में रह के उन लोग के ऊपर चिड़चिड़ापन बैठ गया है। उसी के कारण उन लोग का डर मन में पूरा बैठ गया, और घर में झगड़े होने के कारण, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, घर में पैसे वगैरह नहीं आने के कारण, घर में झगड़े होने के कारण उन लोग के ऊपर भी दुर्व्यवहार थोड़ा हो रहे हैं। जी। थैंक यू प्रियंका, आपने अपनी बात हमारे साथ रखी। तो अभी हम अगले स्पीकर के पास जाते हैं, सुमित्रा जी के पास, और फिर हम आगे फिर आपके पास आएँगे कुछ सवालों के साथ में। सुमित्रा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ, जी, जी मैम। जी, थैंक यू। मैम सॉरी, पहले मेरा करेक्शन कि 2004 से आप एकजुट के साथ काम कर रही हैं। आप वेस्ट सिंहभूम ज़िले में एक्टिव हैं और सरकारी फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ में जो फ़िलहाल आपका काम चल रहा है कोविड रिलीफ को लेके, और स्पेसिफिकली किशोर-किशोरियों की नीड्स को आप जो मीट करने की कोशिश कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँगे? मेरा नाम सुमित्रा गगरई है और मैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम से हूँ और कुटपानी ब्लॉक। अम, मैं फील्ड में एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ और काउंसलर का कार्य कर रही हूँ। मैं एकजुट में इस दौरान जो कोविड 19 के दौरान जो कार्य किए उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। जैसे ही लॉकडाउन शुरू होने के पहले हमारा जो युवा साथी है,
जो 3 सालों से काम कर रही है किशोर किशोरियों के साथ में, उनके साथ में रिव्यू बैठक की गई थी। और उसमें अभी ये जो संक्रामित बीमारी है कोरोना से, कैसे इनका लक्षण है और कैसे इनसे बचाव करना है और क्या सावधानी बरत सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई थी। इसके साथ ही प्रशासन को भी राहत कार्य में मदद किया गया था और इसमें मील्स ऑन व्हील्स में उनको तक हम लोग राशन पहुंचाए। रिक्शा चालक जो मांग के खाते हैं, दैनिक मजदूरी जो सब्जी बेचते हैं, और उनके कॉलोनी में भी हम लोग जा पहुंचे जहां पर कुछ रोगी रहते हैं। ये कार्य हम लोग 7 जगहों पर किए और 15 दिन तक योगदान रहा हमारा। इसमें सूखा राशन उनको पूरा महीना का दिया गया था और साथ ही कुटपानी के कुछ गांवों में क्रेश चलाया जाता है जहां पर 1000 से भी अधिक बच्चों को 1 महीना के लिए सूखा राशन और अंडा पहुंचाया गया। ये क्योंझर के क्रेश में भी पहुंचाया है। पंचायत के 2 पड़ोसी पंचायत में उन गरीब परिवारों को चिन्हित किया जहां पर जो आशाएं है उन गरीब परिवार में सैया, आंगनबाड़ी वर्कर और युवा साथी के लोग चिन्हित करके उनको भी राशन दिया गया। रांची शहर में जो इस्लाम के साथ में भी उनको किचन व्यवस्था दी गई और हमारा 1 साल से मानसिक समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं उनके साथ भी कार्य चल रही है, तो उनके परिवार में भी संपर्क, उनकी स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं हो रही है और साथ में दवा और राशन भी दिया गया। अभी मैं किशोरियों के साथ में जिस तरह से काम चल रही है और जो हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य पर भी कार्य पिछले 3 साल से चली आ रही थी, तो उस पर भी हमारा जो युवा साथी है उसको उस काम को दोहरा रही है, छोटे-छोटे समूह में अपना दूरी बना करके चर्चा कर रही हैं। तो इसमें हम लोग अपना एरिया में जैसे अभी युवा साथी के द्वारा से हम लोग हमेशा संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिल रहा है कि उनका जो शिक्षा इस दौरान लॉकडाउन के दौरान उनका वो शिक्षा में एकदम से बंद पड़ा है। जैसे यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसी बीच किसी स्कूल में एग्जाम चल रही थी, कहीं पर एग्जाम तुरंत खत्म हुआ था, अभी उनका एडमिशन भी नहीं हुआ है, उनके पास में बुक भी नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? ये इस तरह से आ रहा है। और जहाँ पर उन लोगों के साथ में अधिक दिक्कत हो रही है जो अभी 9th-10th में है, जब वो घर में रहते हैं और पढ़ाई करने का सोचते हैं तो उनके परिवार से भी दबाव पड़ता है कि आप क्या पढ़ाई कर रही हो, इतना काम पड़ा हुआ है। इस तरह से उनको तनाव का भी सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही अभी जैसे प्रियंका जी बताई कि अब वो खेल कूद नहीं कर पा रहे, तो यहाँ भी स्थिति वही है कि वो घूम नहीं पा रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं और दोस्तों से नहीं बातचीत हो पा रहा है। तो इस तरह का उनमें तनाव है कि हम एक पढ़ाई भी सही से नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारे हम खुश भी नहीं रह पा रहे हैं, तो हम आगे चल करके किस तरह से पढ़ाई करेंगे। जैसे यहाँ हमारे जो नजदीकी है चकरधरपुर छोटा शहर जो है, तो वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ में, लेकिन जो हमारा देहात क्षेत्र में सरकारी स्कूल में अब तक इसका कोई जानकारी भी नहीं है और शायद मोबाइल स्क्रीन टच भी नहीं होने के कारण से एकदम बंद पड़ा हुआ है। तो ये बहुत चिंता का विषय हो जा रहा है कि हम आगे कैसे पढ़ पाएंगे, हम कैसे अपना रुचि बनाएंगे। और उन बच्चों का भी यहाँ पर चिंताएं हो रही है जो पिछले साल लगभग 3000 से अधिक बच्चे जो है ये एडमिशन सुमित्रा जी आपकी तो आवाज उन बच्चों को
हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। क्या अभी सुनाई दे रही है? हाँ, ये बेटर है, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। जी, तो जिन बच्चों का बड़ा पढ़ाई बीच में छूट गई थी, तो उनको दोबारा नामांकन किया गया था। तो उन बच्चों का जैसे पढ़ाई में अभी-अभी उनका स्कूल जाना शुरू किए थे और बीच में छूट गया है, तो उनका रुचि घट जाता है। तो उनको फिर से कैसे दोबारा स्कूल में जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे, ये सब भी चिंताएँ हो रही हैं। जी, जी। पोषण का स्थिति है कि हमारा जो 4 मुद्दों में से एक पोषण का भी बैठक की हुई थी, तो उसमें गाँव में युवा साथी के माध्यम से ये जानकारी मिला कि अभी लॉकडाउन के वजह से जो बच्चे घर में हैं, तो वो अपना बागान को फिर से ठीक कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं, तो हम वहाँ से खा रहे हैं, अपना स्वास्थ्य में ध्यान दे पा रहे हैं। तो साथ में हमारा जो चारों मुद्दे हैं, उस पे भी युवा साथी बीच-बीच में उन पर चर्चा करती रहती हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य का भी चर्चा हुआ था कि हम अपना तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। तो बीच में यही बात को लेकर के कि अगर हम इस दौरान अगर हम माँ-पिताजी से डाँट सुनते हैं, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि हम कैसे अपना आस-पास का परिस्थिति को समझ कर के हम इनको ये करेंगे, तनाव कम करेंगे, किससे बात करेंगे। तो ऐसे समय में हमारा जो युवा साथी है, वो उनके साथ में काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जी। जी। थैंक यू सुमित्रा जी, आपका इंटरवेंशन हमें समझाने के लिए और बताने के लिए कि आप युवा साथियों के साथ फिलहाल क्या काम कर रही हैं और उनकी प्रॉब्लम्स शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में क्या होगी, जैसे आपने बताया एजुकेशन रिलेटेड बट आल्सो मेंटल हेल्थ और उनकी पोषण की जो समस्याएं हैं, घरेलू हिंसा की समस्याएं हैं, इस सब के बारे में बताने के लिए बहुत शुक्रिया। सुमित्रा जी, आई थिंक अब हम आरकेएसके की जो कोऑर्डिनेटर है सरिता जी, उनसे 5 मिनट बात करेंगे और फिर वापस आपके पास सवालों के साथ आएंगे। तो जी, डॉक्टर सरिता मिन्स आरकेएस के कोऑर्डिनेटर गुमला है। कोविड के चलते अपने जिले में और नीचे स्तर पे ये आप जो सरकार के साथ मिलके किस तरीके का रिस्पांस चला रहे हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा प्लीज बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सरिता प्रतिमा मीन्स है और मैं एज़ ए आरकेएस की कोऑर्डिनेटर गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड में काम कर रही हूँ। अभी कोविड-19 की हालत में हम लोग आरकेएस की कोऑर्डिनेटर जो मैं हूँ यहाँ पे, जो मेरा पहले रोल था, अभी थोड़ा-सा बदल गया है। हम लोग थोड़ा दूसरे वे में काम कर रहे हैं। तो अभी प्रशासन से मिलके हम लोग एक हेल्पलाइन कॉल सेंटर रखा है, जिसमें एज़ ए इंचार्ज मैं काम कर रही हूँ और ब्लॉक नोडल पर्सन बनाया गया है कोविड-19 का। तो हमारे यहाँ 11 ब्लॉक है, तो 11 ब्लॉक में जो हम लोग का एमओआईसी और बीपीएम्स के क्षेत्र में एक हेल्पलाइन नंबर है और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में और प्रशासन में, ये तीनों हम लोग तीनों चैनल एकजुट होके अभी काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं माइग्रेट होके और जिनको डाउट किया जा रहा है कि हाँ, इनमें कोरोना हो सकता है या जिन फैमिली के संपर्क में आ रहे हैं गाँव में, तो हम लोग उनको सर्विलेंस में रख रहे हैं। उनका जो ये फॉर्म है वो भराया जा रहा है थ्रू ब्लॉक लेवल से और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो आ रहा है। पहली बार तो जब हम लोग उनको किस चैनल में अभी जो काम कर रहे हैं, पहले ये नंबर हम लोगों ने डिस्प्ले किया हर एक क्षेत्र में। उसके बाद जो भी इस नंबर पे कॉल आ रहे हैं, हम उनको अपने डाटा में रख रहे हैं और उनको पर्सनली कॉल करके जो भी सर्विलेंस के लिए हम लोग को बोला गया है स्क्रीनिंग के लिए, उनको लाइन अप कर रहे हैं। उसके साथ-साथ हम लोग का ब्लॉक से जो भी लोग स्क्रीन हो रहे हैं, तो हम लोग हर एक ब्लॉक में क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ है और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग ब्लॉक क्वारंटाइन में रख रहे हैं और जो लोग गाँव जिनके ऊपर हम लोग को डाउट है, वो लोग मतलब बाहर से आए हुए लोगों के मतलब संस्पर्श में आए हैं, उनको होम क्वारंटाइन करके रखा जा रहा है। तो हम लोग उनको सर्विलेंस में रख के बाय फ़ोन उनको सर्वे कर रहे हैं और उनको जो लोग ब्लॉक क्वारंटाइन में हैं, उनको जो खान-पान का व्यवस्था है, वो प्रशासन कर रही है। उनका एक पर्टिकुलर चैनल है, जिनको मतलब उनको हेल्प करने के लिए एक पास दिया गया है, तो उन्हीं लोग खान-पान का व्यवस्था कर रहे हैं और बाकी जो हेल्थ के लिए है, तो हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट उनको हेल्थ
रिलेटेड जो भी स्क्रीनिंग और जो भी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत हो रही है, मास्क या सैनिटाइज़र, तो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ-साथ हम लोग जो होम क्वारंटाइन में रखे हैं, उनको हम लोग अपने सर्विलेंस में रख के बाय फ़ोन उनको हर दिन कॉल करके उनका डाटा लिया जा रहा है कि उनका तबीयत ठीक है कि नहीं, कोई चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। तो इस सब में हम लोग का जो ट्रेनिंग के दिया हुआ पीयर एजुकेटर थे, वो लोग भी हेल्प कर रहे हैं हम लोग का। और जो C3 के कोऑर्डिनेटर्स जितने भी ब्लॉक्स में हैं और हम लोग का अपना जो एनएम सहिया लोग हैं, वो लोग मदद कर रहे हैं इसमें। तो हम लोग इसी तरह से कोविड-19 का सर्विलेंस कर रहे हैं और हाउस टू हाउस एनएम आशा लोग विज़िट कर रहे हैं और उनका अभी हम लोग का हाउस होल्ड विज़िट खत्म हो गया है। तो ऑलमोस्ट हम लोग का सारे विलेजेस में जितने भी घर हैं, उनका पॉपुलेशन के साथ-साथ उनका घर का नंबर है, जिसके थ्रू से हम लोग उनको काउंसलिंग कर रहे हैं। और जो पीयर एजुकेटर हैं, उनके लिए प्रॉपरली ब्लॉक में जो काउंसलर अभी हम लोग कोविड-19 के लिए स्पेशल उनको डेडिकेट किए हैं, वो लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसलर से बात करके उनको जो उनका वर्शिप है, जो उनका रहन-सहन है, जो उनका मतलब सैनिटाइजिंग कैसा करना है, फैमिली को कैसा रखना है और कोविड-19 का अवेयरनेस के बारे में उनको बता रहे हैं, कैसा बचना है, कैसे रहना है। हालाँकि जो भी स्कूल गोइंग पीयर एजुकेटर हैं, उनका पढ़ाई में थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी का हालत में हम लोग जो जितना हम लोग से हो सकता है, जो पीयर एजुकेटर को हम लोग ट्रेनिंग दिए थे, उनका नंबर है हम लोग के पास। और जो नई भी है पीयर एजुकेटर जिस फैमिली में, उनको भी आशा के थ्रू से उनका फ़ोन नंबर के थ्रू से हम लोग उनको काउंसलिंग कर रहे हैं कि वो लोग ना घबराएँ और इस हालत से हम लोग एक दिन बाहर ज़रूर निकल जाएँगे। ये पॉज़िटिव मन में डाल के पॉज़िटिव चीज़ मन में डाल के उनको कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें ज़्यादा मतलब मेंटली हैरेसमेंट नहीं होके किस तरह से उससे बाहर निकले उसके लिए हम लोग उनका काउंसलिंग कर रहे हैं। और जो भी जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स, आयरन टैबलेट्स ये सब की जो चैलेंजिंग आ रहे हैं हम लोगों को उनको हम लोग कैसे प्रोवाइड करें, इसके लिए भी हम लोग सर्विलेंस में रखे हैं ये बात को और हम लोग सर्वे कर रहे हैं फील्ड लेवल पे एनएम के थ्रू से, आशा के थ्रू से। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट से भी इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग उनको रैंडमली कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं उनके पास सर्वे के लिए कोई आया था कि नहीं, उनको पूछ रहे हैं कि नहीं, कॉल आया था कि नहीं और उनका तबीयत कैसा है, ये सब के बारे में पूछ रहे हैं। मेन बात तो अभी कोविड हम लोग तो गाँव क्षेत्र के लोग हैं, तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं है इस बात के लिए। तो हम लोग का पीयर एजुकेटर जो पहले ट्रेंड हो चुके हैं, उनके माध्यम से बाय फ़ोन से अपने गाँव घर में हम लोग अ, अवेयरनेस किस तरह से फैलाएँ, किस तरह से उनको बताएँ, सचेत करें, इसके बारे में बोला जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह के अपना मन को मेडिटेशन करके या योगा करके या और कुछ करके जो काउंसलर हम लोग को बता रहे हैं, उस हिसाब से कैसे रहें, वो चीज़ उनको बताया जा रहा है। अभी आरकेएस के फिलहाल यही काम कर रही है, किस तरह से उनको मतलब ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना हो और उनका जो ज़रूरतें हैं, उनमें कुछ दिक्कतें हो रही है, जैसे कि रोज़गार बहुत लोगों का कम हो गया है, उनसे कैसे हम लोग बाहर निकले, उसके लिए प्रशासन को के नज़र में हम लोग दे रहे हैं। तो आई थिंक हम अपने चौथे स्पीकर सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत जी क्वेस्ट अलायंस के साथ झारखंड में काम कर रहे हैं और कई सालों का फील्ड एक्सपीरियंस रखते हैं। सुशांत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप झारखंड में इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपको फील्ड रियलिटी की इतनी गहरी समझ बन चुकी है, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से अगर हम थोड़ा बताएं कि वन, किशोर किशोरियों के जीवन पर कोविड-19 क्राइसिस का आपको थोड़ा लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट क्या नजर आता दिख रहा है, एंड फिर सेकंड कि हम एज सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट रिस्पांस के साथ हाथ जोड़कर इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो पूरा कोविड पेंडेमिक है, ये एडोलेसेंट्स के लिए एक बड़ा ही यूनिक सिचुएशन है। इस तरह का सिचुएशन शायद हमारे फादर मदर्स ने भी नहीं देखा था। एंड इफ यू सी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इश्यूज, जो हम कह सकते हैं कि क्राइसिस का सिचुएशन है, जहां पर कि एडोलेसेंट्स को हेल्थ क्राइसिस से भी जूझना पड़ रहा है, एडोलेसेंट को सोशल आइसोलेशन से भी जूझना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से जहां पे उनके फादर मदर की रेगुलर इनकम थी वो हैम्पर हो रही है, जिसकी वजह से एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बाकी लोगों ने भी शेयर किया कि उनकी शिक्षा, उनका एजुकेशन भी रुक गया है।
स्पेशली ऐसी बच्चियां जिनको की बड़ी मेहनत से हमारे पीयर एजुकेटर्स ने स्कूल से जोड़ा था, वो अब फिर से ड्रॉप आउट हो गए हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन था उनके ड्रॉप आउट का कि उनके फादर मदर उनको इनकम जनरेटिंग पर्पस के लिए यूज करते थे या उनको सपोर्ट लेते थे। आने वाले टाइम को, सिचुएशन को देखते हुए एक बहुत बड़ी समस्या है कि क्या वो फिर से स्कूल ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो हमें अगर हम कुछ करना चाहते हैं एडोलेसेंट्स के लिए इस सिचुएशन में, तो हमें एक एडोलेसेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो अभी मोस्टली अगर आप देखें तो जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं वो या तो टेस्ट के लिए खुल रहे हैं या तो वो बंद है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल सैनिटरी पैड की रिक्वायरमेंट है या आपको एक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, वो उनको नहीं मिल पा रही है। जहां एडोलेसेंट्स के अपने स्कूलों में जाके अपने दोस्तों से मिलते थे, बाहर में लोगों से मिलते थे और वो अपने थॉट्स को शेयर करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। वो टोटली लॉकडाउन में आइसोलेटेड हैं और वो अपने ही सोच में वो हैं और वो अपने साथ ही समय बिता रहे हैं। तीसरा चीज है कि इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से भी उनके घर में इनकम की कमी आई है, जिसकी वजह से घर में वायलेंस जैसी चीजें हो रही है, घर में चिड़चिड़ापन से वो बच्चियां जूझ रही हैं। एंड इन सभी कॉम्बिनेशन की वजह से ये सिचुएशन थोड़ा सा और वर्स दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट दैट द करंट सिचुएशन इज। और हमें लगता है कि गवर्नमेंट को चाहे अदर ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा हमें इस ओर सोचने की जरूरत है कि वो कैसे सेफ महसूस करें। वो कैसे, जो अभी उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकते, घर में जो सिचुएशन है वो काफी टेंस सिचुएशन है, तो एक डर है। और वो सपोर्ट हम उनको कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो सेफ्टी उनको कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर लॉकडाउन है तो हम उनसे कनेक्ट कैसे हो पा रहे हैं, उनको वो सुविधाएं कैसे गांव में प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो उनको मिल नहीं पा रही है। इसके अराउंड में थोड़ा सा विचार विमर्श करने की जरूरत है और योजनाओं का इंप्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। योजनाएं बन तो रही हैं कि मनरेगा के माध्यम से 1000 रुपया खाता में आना चाहिए, राशन सभी को मिलना चाहिए, मगर वो योजनाएं कितना धरातल में हो पा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आप देखें तो राशन, सारे परिवार को राशन नहीं मिल पा रहा। अगर किसी के परिवार में 5 लोग हैं तो 2 लोगों को राशन मिल पा रहा है। हेल्थ और सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल पा रही हैं बच्चियों, बच्चियां स्कूल्स नहीं जा पा रही हैं और उनके घर तक अगर हम कुछ स्टडी मटेरियल्स पहुंचा पाए तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। गवर्नमेंट की कुछ कोशिशें हैं, जैसे कि वो इंटरनेट से जोड़ना चाह रही हैं, वर्चुअली जोड़ना चाह रही हैं, पर कुछ चीजें ये भी हमें समझने की जरूरत है कि रूरल इंडिया के 95% बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं जहां फ्री एजुकेशन है, और मैक्सिमम शायद थोड़ा सा इंटरनेट से उनको जोड़ पाना थोड़ा सा टफ है। तो कैसे हम डिफरेंट तरीके निकाल रहे हैं जिससे कि हम उन तक एटलीस्ट स्टडी मटेरियल्स पहुंचा पा रहे हैं या उनको किसी ना किसी तरह से शिक्षा से जोड़ पा रहे हैं। एंड एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एडोलेसेंट्स को वहां मिलता था वो था उनका एक टाइम का न्यूट्रिशियस फूड, जो कहीं ना कहीं वो हैम्पर हो गया, वो अब उनको नहीं मिल पा रहा है। और घर में उनको कितना न्यूट्रिशियस फूड मिल पा रहा है ये अपने में क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एजुकेशन से नहीं है, स्कूल जाने से ऐसे कई बेनिफिट्स थे जो एडोलेसेंट्स को नहीं मिल पा रहा है। और इसके अराउंड में थोड़ा गवर्नमेंट को और डिफरेंट लाइक माइंडेड सिविल सोसाइटीज को सोचने की जरूरत है और एडोलेसेंट को सपोर्ट करने की जरूरत है। जी। थैंक यू सुशांत जी, आपने मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी है कि इनको लॉन्गर टर्म में हम कैसे वापस जोड़ पा रहे हैं। अभी तक जो एफर्ट्स हुए हैं हम उन पे पीछे ना हो जाएं एंड हमें फिर से बेसलाइन से ना शुरू करना पड़े। इसके लिए हम अभी क्या एफर्ट्स कर सकते हैं बोथ एज सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेगवे। अब ट्राई करेंगे कि हम फिर से एक बार आरकेएस की कोऑर्डिनेटर सरिता जी से कनेक्ट कर पाएं, तो फिर ये आपकी बात में थोड़ा जोड़ सकती हैं। सरिता जी को हम जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट की बात यहाँ पे रखने का बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये गवर्नमेंट की बात यहाँ रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं कि फील्ड में भी दोनों सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के फ्रंटलाइन वर्कर्स साथ में मिलकर कोविड रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और जो पहले एडोलेसेंट नीड्स को मीट करने की कोशिश रहती थी उसी को आगे जारी रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं एक लास्ट टाइम सरिता जी से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। अनफॉर्चुनेटली हम सरिता जी से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जब आगे हम ये रिकॉर्डिंग भेजें तो अगर उनसे भी वॉइस रिकॉर्डिंग हम ले पाएं तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे एंड नोट्स में भी उनका जो पर्सपेक्टिव है आगे ज़रूर ऐड करेंगे। तो आई थिंक ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं,
तो अच्छा होगा अगर हम उनको कुछ एड्रेस कर पाए। ऑडियंस मेंबर्स, थैंक यू फॉर आपने जो क्वेश्चन शेयर करे हैं। तो आई थिंक एक क्वेश्चन है प्रियंका आपके लिए, एंड सुशांत और सुमित्रा जी, आप लोग भी फील्ड का की रियलिटी समझते हैं, तो प्रियंका के बाद अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो हम सुन सकते हैं। प्रियंका, लोग जानना चाह रहे हैं, प्रियंका आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। प्रियंका, लोग जानना चाह रहे हैं कि अगर हेल्थ सेंटर जैसे आपने बताया क्लोज है फिलहाल, तो आप लोग सैनिटरी नैपकिन्स और आयरन टैबलेट्स कहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं, या एक्सेस कर भी पा रहे हैं या नहीं? नहीं, हम लोग के गांव में तो स्वास्थ्य केंद्र खुला नहीं है हेल्थ के लिए, इसी कारण से हम लोग का सैनिटरी नैपकिन और हेल्थ का दवाई वगैरह कुछ नहीं आता है, अभी तक नहीं आया किशोरियों के लिए। ओके ओके, जी थैंक यू। सुमित्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ लोग जानना चाह रहे हैं ऑडियंस से कि एडोलेसेंट्स के खिलाफ क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई माइग्रेंट एडोलेसेंट्स जो वापस आ रहे हैं शहरों से गांव में, क्या इनके खिलाफ आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है? अभी तक ये वो लोग वापस नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमारा युवा साथी इस पर परिवार में चर्चा कर रहे हैं कि इस दौरान अगर बाहर से जो पलायन गए हुए हैं अभी वो वापस आते हैं तो उसके साथ में किस तरह का व्यवहार करना है, और उनसे किस तरह से सभी चीजों से वंचित नहीं रखना है। और जो पंचायत में आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है, अगर आ जाते हैं तो उनको वहां पर भेजा जाएगा। जी, ओके, थैंक यू। एंड आई थिंक आखिरी क्वेश्चन इस सेशन के लिए, क्योंकि हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, सुशांत जी आपसे है कि जैसे एडोलेसेंस अपना एजुकेशन के लास्ट स्टेजेस में थे, स्कूल से ट्रांजिशन करके कॉलेज या फिर जॉब में जाने वाले थे, आपके हिसाब से इस पे कोविड-19 के लॉकडाउन और कंटिन्यूड क्राइसिस जो अगले कुछ महीनों तक चलेगा, उनके ट्रांजिशन टू वर्क में क्या चैलेंजेस आएंगे? ओके, सो आई थिंक कोविड के डेफिनेटली अभी जो सिचुएशन है, आई कैन टेल यू, मुझे लगता है कि अगर सबसे लास्ट में अगर कोई चीज गवर्नमेंट खोलना चाहेंगी वो स्कूल और कॉलेज हैं, बिकॉज स्कूल और कॉलेज में फिर आप सोशल डिस्टेंसिंग को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और स्पेशली चाइल्ड के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली ये एक सिचुएशन है जहां पर कि कैसे ही अपने क्लास कॉलेज स्टडीज को पूरा करेंगे, और फिर डेफिनेटली कि कोविड की वजह से एक जो हमें लग रहा है कि एक जॉब क्राइसिस आएगी, सिर्फ नए यंग यूथ के लिए सिचुएशन नहीं होगा, इनफैक्ट जो लोग एम्प्लॉयड हैं अभी उस सिचुएशन में भी काफी एम्प्लॉयड लोग अनएम्प्लॉयमेंट के फेज से गुजरेंगे। सो आई थिंक डेफिनेटली ये एक टफ सिचुएशन होगा एडोलेसेंट्स के लिए, जहां पर कि इमीडिएट शायद एम्प्लॉयमेंट जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहां पे उस फील्ड में एम्प्लॉयमेंट उनको ना मिले, बट आई थिंक ये सिचुएशन जो है ये आने वाले टाइम पे एक डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी खोलेगा। सो फॉर एग्जांपल आई फील कि हेल्थ के सेक्टर में, लाइवलीहुड के सेक्टर्स में डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर ये हमारे यंग एडोलेसेंट्स अपने गांव कम्युनिटी या अपने ब्लॉक में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और डेफिनेटली वो उस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज में जा सकते हैं। सो डेफिनेटली कुछ सेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि जॉब्स में क्राइसिस होगा, नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, बट यस मेजॉरिटी ऑफ प्लेटफॉर्म में जहां पर कि हमें लग रहा है कि क्राइसिस की वजह से थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बट एक फेज होगा, एंड होपफुली ये कुछ दिनों में इस फेज को भी गवर्नमेंट कवर अप कर लेंगी और कुछ ना कुछ स्कीम्स के साथ आएंगी। जी, ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सुशांत जी। आई थिंक सारे स्पीकर्स को, सुशांत जी, सुमित्रा जी, प्रियंका जी एंड ऑफ कोर्स सरिता जी जो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है अभी, थैंक यू वेरी मच हम सबसे इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई थिंक आप लोग से बात करके जो हमें डेफिनेटली एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, जो चीजें हम मीडिया के थ्रू या 6 डिग्री सेपरेशन से सुन रहे थे, उसका आज हमें ग्राउंड रियलिटी थोड़ा बेहतर समझ आया है। एडोलेसेंट्स के लिए जो सेवाएं पहले चल रही थी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की आप सबने बात करी, जो अभी एडोलेसेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है,
इसके बारे में सुनकर आई थिंक हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या इनोवेशंस, क्या नए तरीके से इन सर्विस डिलीवरी के बारे में सोच सकते हैं और आगे बढ़कर हमारे प्रोग्राम्स को कैसे री इमेजिन कर सकते हैं। आई थिंक जो कोविड संकट की अलग अलग न्यूआंसेस के बारे में आपने बात करी, आपने बताया कि इस संकट, इस स्थिति का हम सबके भविष्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, स्पेशली एडोलेसेंट्स, यंग लोग, 10 से 19 साल के जो बच्चियां हैं, उन पर जो बहुत असर पड़ेगा। इसी वजह से हमें इस क्राइसिस को शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना होगा और एक साझा प्रतिक्रिया बनानी होगी, ताकि ना कि सिर्फ हम पर इस देश के युवा भी इस संकट से उभरने में सक्षम रहें। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। आप सबने अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखा। ऑडियंस मेंबर्स को भी थैंक यू अपने क्वेश्चंस के लिए जो आप यहाँ और यूट्यूब दोनों पे छोड़ रहे हैं। हम सब क्वेश्चंस को अभी नहीं ले पा रहे हैं वक्त की वजह से, पर हम कोशिश करेंगे कि इन सबका रिप्लाई आपको ईमेल पर रिकॉर्डिंग के साथ जरूर भेजें। अब मैं इस सेशन को एंड करने के लिए शैलजा को बुलाना चाहूंगी। Yes, thanks नंदिका। ये जो सेशन है, एक मतलब जो पार्ट 1 सेशन है वो अभी समाप्त हो रहा है। हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं 45 मिनट्स के लिए। सो थैंक यू आप सबकी पेशेंस के लिए। आई जस्ट वांटेड टू से वंस अगेन कि ये सेशन थोड़ा हमारे पास टाइम कम है। हम चाहते थे कि हम सभी क्वेश्चंस को आंसर करें, हम सभी के रिकमेंडेशन सुने। और जो YouTube पे है, अगेन आई एम सेइंग कि हम अब जो क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं हम सुन रहे हैं और यहाँ भी ला रहे हैं जितना भी हो सके। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस। इन द नेक्स्ट सेशन हम चाहते हैं कि हम बात करें, हमने अभी वॉइसेस ऑन द ग्राउंड से सुना है फ्रॉम एन RKSK a frontline worker, from an adolescent girl, from an NGO person. अभी हम चाहते थे कि जो next session है, it's a little more of a discussion with a set of people who are maybe more decision makers, who are working maybe not as much on the ground level, but they are as involved, they are as working on COVID situation and prioritizing adolescent health and well-being is a priority for them. So मैं क्या करना चाहती थी कि मैं अभी चारों जो हमारे स्पीकर हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ and then I will go into the questions. So welcome everybody to session 2, which is the government and civil society response to the COVID-19 situation. Not only what the current relief is, but what the ongoing and future priorities should be, और जो होनी चाहिए priorities हमारे लिए. So with that, can I just start? To begin with, हमारे साथ है डॉक्टर रेखा रानी सिंह। ये है डेप्यूटी डायरेक्टर कम स्टेट नोडल ऑफिसर RKSK NHM गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। डॉक्टर रेखा झारखंड रूरल हेल्थ मिशन में RKSK का जिम्मा संभालती है और इस स्कीम के अलावा ओवरऑल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन का नेतृत्व करती है। सेकंड है हमारे साथ डॉक्टर, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर निर्मला नायर, को फाउंडर एकजुट झारखंड। डॉक्टर निर्मला, आई एम श्योर आप सब जानते हैं, एकजुट संस्था की को फाउंडर है, जो कि देश के कई स्टेट्स में वंचित समूह के स्वास्थ्य और पोषण के लिए काम कर रहा है और बाकी भी कई मुद्दों पे कम्युनिटीज के साथ काम करता है। झारखंड के जो रूरल एरियाज में भी इन्होंने किशोर स्वास्थ्य पर बेजोड़ काम किया है। We also have Mr. Alok Vajpayee, the head of Knowledge Management and Core Grants Program, Population Foundation India, PFI जो कहलाता है। और आलोक जी पिछले 25 सालों से फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, वायलेंस, चाइल्ड लेबर और अन्य जुड़े हुए मुद्दों पर काम करते आए हैं। और वो पिछले 8 वर्षों से पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ है, जो कि देश
के कई राज्यों में अपने प्रोग्राम्स चलाते हैं। एंड last but not the least, we have with us Dr. Zoya Rizvi, Deputy Commissioner, Adolescent Health, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Dr. Zoya गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडोलेसेंट हेल्थ की एक मुख्य प्रवक्ता है और इस सब्जेक्ट में कई सालों से उनका एक्सपीरियंस रहा है। वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आरकेएसके की डोर संभालते हैं। तो इसके साथ welcome to all the 4 speakers and participants. I hope मैंने आपका जो introduction सही दिया है. If not, I apologize. And just ensuring that we are on time. हमारे पास अभी about 40 minutes है ज़्यादा. So to begin with, I would like to start with Dr. Rekha Rani. So I wanted to just check, Dr. Rekha Rani, आप मुझे सुन सकते हैं? Yeah, good morning. Yeah, good morning and welcome, Dr. Rekha Rani. I know हम आपके साथ टच में रहे हैं past few months और weeks actually, और बात करते रहे हैं, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है स्टेट्स में वो ये कोविड रिलीफ और ये जो संकट हमारे पर है उसके फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं आपको पूछना चाहती हूँ, इफ यू कुड जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन के जो झारखंड में है आपका जो डिपार्टमेंट और आप सभी जुड़े हुए हैं, आप कोविड रिलीफ के लिए क्या कर रहे हैं, पर उसमें इफ आई कैन आस्क यू अ लिटिल बिट के जो हमारे एडोलेसेंट्स है, युवा है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो रहा है और उनके मुद्दे क्या है। इफ यू कैन स्पीक फॉर 5 minutes मैम एंड जस्ट शेयर विद अस। ओवर टू यू मैम। कोविड-19 के लिए हमारे ये वैश्विक समस्या है। हमारे झारखंड में सरकार के द्वारा यथासंभव जितना हो सकता है प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पे। और इस विषय पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये इसका सेल अलग बना हुआ है कोविड-19 का। वो लोग इस पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और बस हम लोग सपोर्ट करते हैं। और हमारे मोर ओवर एडोलेसेंट के लिए तो हमारे लेवल से जितना हो पा रहा है, हम लोग फील्ड में जितने हमारे ये कोऑर्डिनेटर हैं, काउंसलर्स हैं, सबसे फ़ोन पे टच पे रहते हैं, उन लोगों को बताते रहते हैं जो भी प्रॉब्लम है वो लोग सॉल्व करें। और हमारा ये अभी सब जगह तो हमारा ओपीडी वगैरह सब बंद किया हुआ है। इसके चलते तो काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि घर जा कर के दवा जितना हो सके। IFA की गोलियां तो दी हुई हैं, स्कूल में दिया हुआ है। जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास जो भी गोलियां अवेलेबल है वो लोग घर जाके पहुंचा देती हैं। जितना यथासंभव है लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, ये सरकार अपने स्तर से अच्छे से काम कर रही है। जो भी कोविड का जो भी गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन पे सारा काम हो रहा है। श्योर मैम, थैंक यू। और मैं आपको एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आप बहुत आई थिंक जो डिपार्टमेंट है, एक तो कोविड रिलीफ आपने बताया, एक अलग भी टीम है। हाउएवर जो आरकेएस के एडोलेसेंट हेल्थ सेल है और उसमें जो मुद्दे कम्युनिटी से उभर के बाहर आ रहे हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या क्या मतलब जो कोशिशें जारी है NGOs के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, या फिर जो गवर्नमेंट भी जो प्रायोरिटी कर रहा है या सोच रहा है या सुन रहा है, उसके बारे में कुछ भी आप थोड़ा ज्यादा बता सकते हैं? ये तो अभी तो कम्युनिटी लेवल पे तो फील्ड में काम हो रहा है। जो हमारे PE एजुकेटर्स हैं वो लोग अपना अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हमारी काउंसलर जो हैं वो लोग भी अवेयरनेस के लिए जो भी इसका ये है गाइडलाइन है उसके हिसाब से हैंड वॉशिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ये सब सारा काम वो लोग अपने अवेयर कर रहे हैं। और मेंटल हेल्थ पे भी वो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं कुछ। और हमारा जैसे सैनिटरी नैपकिन की समस्या है। सैनिटरी नैपकिन हम लोग स्कूल में भेजते हैं, सारे स्कूल में चला गया है, लेकिन अभी उसके लिए हम लोग हाई लेवल मीटिंग करके और कोशिश करेंगे कि फिर से वो एक्स्ट्रा परचेजिंग करके उनको सब जगह भिजवाया जाए।
जो स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट बच्चे हैं और बाहर के बच्चे हैं उन लोगों को। ओके, या मैम, थैंक यू। बिकॉज ये आप सही बोल रहे हैं, मेंटल हेल्थ के जो इशू है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन, हमने काफी सुना है। हमारे भी जो सिविल सोसाइटी पार्टनर्स है, उनकी जो कम्युनिटीज में है, यहाँ काफी तकलीफ हो रही है। सो इट्स गुड टू हियर। आई एम श्योर के सप्लाई चेन और उसमें challenges है, but it's good to hear that the government is prioritizing. So ma'am, thank you for sharing. If if I can just move on to the next speaker, Dr. Nirmala, like I mentioned. Dr. Nirmala, as a not-for-profit with such strong community relationships, आप तो कई कितने सालों से not only Jharkhand पर policy advocacy और participative approach में काम करते आए हैं. If I can just ask you the first question, if you can give us a little bit of an overview कि आपके हिसाब से झारखंड में आप और आपने जो देखा है other civil society partners on the issues of adolescent, but specifically gender, women पे क्या काम कर रहे हैं और कौन से मुद्दे आपके हिसाब से बाहर आ रहे हैं? Can you share with us, please? So, Ekjut has been working for the past 17 years in Jharkhand, and for the last few years we've been in close coordination with the government of Jharkhand, and doing a community-based participatory learning and action approach, where all these sahiyas are now conducting meetings, the PLA meetings, to improve health of mothers and newborn babies. And this COVID, crisis, we are also now part of the advisory committee for strengthening a government and civil society partnership. And this is also to reach out to all the stranded people in the community, wherever in the country. And this is to link them with livelihood security, and particularly for marginalized and vulnerable communities. We have set up, along with the government, call centers to make sure that they are being reached, and they are given proper facilities. So this is also being done through video conferencing, where safety gears for frontline workers, field protocols are being trying to strengthen these for the frontline health workers, and to maintain a reporting and channel of information flow. This is has been set up, and this is done for the 5 commissionaries of Jharkhand, and this is also collecting a lot of data from the community through the sahiyas, because we while we were doing this participatory learning and action for the entire state, we also developed an MIS and GIS, जिसके आधार पर हम अभी हर गांव से सहिया के थ्रू MIS and GIS system को हम develop कर रहे हैं to collect data on household level surveys, how many people have come back from outside, and what is the food situation and livelihood activities. So all this data is being collected. Then normally Ekjut is not involved in relief kind of work, but looking at the present crisis, we are trying to do something, because it's now mandatory, and I think it's required. So some of the activities, I think Sumitra, who's also from Ekjut, must have described about food distribution to the marginalized and the mentally people with mental disabilities. So this is for the entire family of those people who are persons with psychosocial disabilities. So the idea being that because they're already in a difficult situation because of the mental health condition, the families are likely, because in these difficult times, the families may likely be abusing, or that was a fear, and that's why we are providing rations for the entire family for a month. And this will try to continue, and we'll seeking for more support for this particular work.
Then Sumitra must have spoken about the Jharkhand initiative for adolescent health, where we are looking at the PLA cycle for adolescent health. So it's not only health, it's about nutrition, education, health, and mental health. So when we're looking at that, now under these circumstances, when we are seeing so many adolescents being either going through a difficult mental state, like our previous speakers were saying, about stress and anxiety and depression. So these are some things that we had already discussed about in our 3 years of intervention. And I think it's coming in handy now for the Yuva Sathis or the peer educators to talk about these things amongst themselves, as well as in the community with the adolescent groups. So that I think will definitely hold some meaning to the intervention that they have gone through. Another thing that what we have noticed is the education, like many of us had earlier discussed. The education is something that is a big concern for all of us here, and this rural area being not so digital savvy, this is a big issue that's going to come up in future. I can see two major things. One is education, and the other is violence and issues of abuse within the household. And so these are some issues that are major concern. And over time, we will need to reinforce, which we already been doing over phone and over WhatsApp. We are trying to connect with all the Yuva Sathis and through them to the adolescents in the community, कि हम उनके साथ में क्या कर सकते हैं, जो कोविड के बारे हो या स्टिग्मा के बारे हो या अब्यूज को ओवरकम करने के बारे हो. तो ये सब बातें वो कम्युनिटी के साथ में डायरेक्टली बात कर पाते हैं, और ये छोटे छोटे ग्रुप्स में कर रहे हैं. और ये क्योंकि हम उनको हमारे रिव्यू मीटिंग में ये बात चर्चा हुई थी कि हम कोविड को कैसे डील कर सकेंगे. तो अगर आप ये एक स्लाइड प्रेजेंटेशन भी देख पा रहे हो, तो शुरू में हमने किया था उनके साथ में ऑफिस में, हमने उनको बताया था कि कोविड से कैसे डील करना है, एंड डिस्क्राइबिंग इन visually how the distancing can be done, and subsequently in the community how they are talking to each other through making sure that there's distancing, and basic things like hand washing and distancing and precautionary measures for getting this virus. So these are some of the things that we have been doing. One other thing I'd just like to say is the food insecurities within the house because of migration, job losses, crops not being sold, no transportation. These have had a major impact also on intra-household food consumption. And again, I would like to reiterate that during our intervention, we had spoken about, how to grow their own food in the small gardens, kitchen gardens and nutrition gardens. And I think repeatedly through our conversations with them, we are trying to reinforce or re-strengthen these, whatever their learnings had been over the last 3 years. So I'm hoping that some of the adolescents would get into this, these activities. Yeah, thank you, ma'am. Thanks, Dr. Nirmala. What you have described is, very essential, because अब ये जो time चल रहा है, it's about all of the organizations doing their bit. अलग अलग जो भी communities में है, हम जुड़ के मतलब काम करना पड़ेगा, और जो governments की schemes है, policies, program और response है, उसके साथ एक coordinated effort में करेंगे तो ही जो हमारा जो impact है वो बढ़ेगा, और it will be, important for our communities. So saying that, if I can please bring in Dr. Rizvi, Dr. Zoya Rizvi. Dr. Rizvi, are you there? Yeah, I'm here. Yeah. Ma'am, if you could just, share a little bit with us the perspective of जो Ministry of Health में आप तो एकदम, central है ये response के लिए,
आई एम श्योर बहुत ही बिजी है। एक तो जो है डायरेक्टिव्स, ये जो संकट है उसको समझने के लिए, उसके फिर क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, और फिर सभी स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं देख सकती हूँ आप ऑफिस में ही है। आई एम श्योर यू आर हैविंग लॉन्ग डेज व्हाइल वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम, बट सो यू नो जस्ट वेरी क्विकली टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि आप जो अभी है आप कौन सी प्रायोरिटीज पे फोकस कर रहे हैं इज वन, एंड सेकेंड आई वांटेड टू आस्क कि आप कौन सी मतलब जो प्रॉब्लम सुन रहे हैं ग्राउंड से, स्टेट से आपके पास आ रहे हैं। I'll pause with these two questions and then we have a few more questions, but over to you. अगर आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो आई वुड जस्ट लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग कि आई थिंक आई विल आंसर द सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट। इसकी जो प्रॉब्लम डिस्कस हुई इसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी मीटिंग हम लोग कर चुके हैं। अपने जो भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, चाहे वो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो, सो दे ऑलरेडी हैव टोल्ड अस एंड वी हैव डिस्कस्ड कि कॉमन है। जैसे बच्चों ने, मैं क्वेश्चन भी पढ़ रही थी साइड में जो चल रहे हैं, कि इट इज़ वेरी कॉमन कि आप परेशान होंगे, इरिटेबल होंगे, घर में बंद रहना, बाहर निकलना नहीं है, फ्रेंड से मिलना नहीं है, सोशल मीडिया का एक्सेस भी बहुत कम हो गया है, और कुछ बच्चों को तो एग्जाम भी बीच में खत्म हो गए, दे हैव नॉट एबल टू फिनिश द एग्जाम, तो एक फ्यूचर का भी टेंशन है। तो ये सब नॉर्मल चीज होनी है। तो इसमें एक तरह का हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज जाए इन बच्चों को जो घरों में है। 2-3 चीजें आई वुड लाइक टू स्ट्रेस। फर्स्ट इज दैट इट इज नॉर्मल, है ना, ये इस तरह की परेशानी फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये सब परेशानी आप में है, एंड सिंस यू आर द यूथ, हमारे जो इस कंट्री का फ्यूचर है, तो आपके लिए तो और ज्यादा परेशानी है। तो यू हैव टू फील दिस इज नॉर्मल, बट परंतु नॉर्मल के साथ आपको बातचीत करनी है अपने घर में, अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने जो आपके हेल्थ अगर वर्कर कोई आ रहे हैं, घर में इस तरह से बातचीत चले कि हाँ ये नॉर्मल है और ये एक टाइम ऐसा है जो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये मैं सोचती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है घर में तो यू मस्ट सपोर्ट, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, सबको मिल के घर में काम करना है। ये नहीं सोचना है कि ये लड़की है तो ये घर में काम करेगी, लड़का तो घर के बाहर का काम करता है, या हस्बैंड नहीं करेंगे बीवी करेगी। तो जब एक फैमिली, एक परिवार इकट्ठा होकर काम करता है तो इस तरह की परेशानियां धीरे धीरे दूर होती है और सब अपने में बातचीत करते हैं। तीसरी चीज मैं कहूंगी कि अगर घर में बड़े बुजुर्ग हो, आपके घर में दादा दादी हो, नाना नानी हो, बुआ हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई घर में हो, तो उनसे एक तरह का वार्तालाप चलता रहे, ताकि उनको भी एक तरह से आपको ये भी फील करना है कि जो बड़े बुजुर्ग घर में है वो भी अकेले हैं, वो भी घबराए हुए हैं। तो सिंस आप लोग किशोर हैं, हमारा फ्यूचर है, तो एक तरह से आपको बातचीत अगर करते रहेंगे तो उनकी भी तबीयत, उनका भी मेंटल हेल्थ का सोचिए, उनका फिजिकल हेल्थ, घर में जितना चहल पहल रहे, जितना अच्छा रहे उतना बेहतर रहेगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जो भी, मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके घर में एक कोई स्मार्टफोन है, तो कोशिश करिए कि जो अन्य परिवार के सदस्य हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी स्मार्टफोन यूज करिए, उनको भी दिखाइए कि देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको नेट पे मिलती है। और अगर नहीं है, मान लीजिए आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो जो अखबार में आ रहा है, जो आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता अगर कुछ दे के जा रहे हैं, तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन जो है ये घर में सबको ही बतानी चाहिए आपको। इसके अलावा हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी डिस्कस हुआ कि बहुत सारी चीज तो केवल इंटरनेट पे चल रही है, तो ये एंड देन हमारे यहाँ भारत में कितने सारे बच्चे जिनको इंटरनेट नहीं है, जो गांव में रह रहे हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाए। तो अभी हम लोग जल्दी यहाँ मिनिस्ट्री में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऐसे तरह की सिंपल डॉक्यूमेंट, पेपर कहिए उनको या इंफॉर्मेशन कहिए, कि हम लोग सिंपल है कि ताकि जब हमारे जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये तो आप लोग को मालूम होगा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता फील्ड में जा रहे हैं, वो लोग चाहे वो कोविड की चेकिंग कर रहे हैं, कोविड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसी के दौरान अगर वो हमारी इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा दें, बच्चों के माँ बाप तक पहुंचा दें, बेसिक चीज की क्या क्या जरूरत है, कैसे अपने को सेफ रखना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है, ये सब बताते रहना। धीरे धीरे इस पर हम लोग बहुत जल्दी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इस पर ये चीज और बताना चाहूंगी कि नई एक किस्म की हमारी, आप लोगों को शायद आइडिया होगा, हिंदुस्तान में दुनिया भर के हम लोग गाइडलाइन बनाते हैं स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, परंतु अब ये समय आ गया है कि हम लोग ऐसी गाइडलाइन बना रहे हैं जल्दी, आई थिंक इस हफ्ते में हमारी हो जाएगी, कुछ तो शेयर भी हो गई है स्टेट से, कि अगर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 2 काम करना है, मान लीजिए किशोर स्वास्थ्य के बारे में, जैसे बच्चियां लिख के दे रही हैं, या बच्चे हमारे जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रही है, मान लीजिए, और IFA गोली नहीं मिल रही है, और या घर में तनाव है,
वायलेंस हो रहा है घर में, तो बच्चे क्या करें? तो इसमें ये हम लोग कह रहे हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन चली जाए, ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता अगर सैनिटरी नैपकिन देने जा रहे हैं, या IFA गोली जो है स्कूल में पहले थी परंतु अब समाज में बांटी जाएगी, तो वो इकट्ठा जो है कम से कम 3 महीने का सामान दे के जाएं। हर महीने जाना संभव नहीं होगा, तो 3 महीने के एक बार दे। और जहां बच्चे वायलेंस फेस कर रहे हैं या परेशानी, तो उनको बोलने का मौका, मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई घर में कोई चिंता है, टेंशन है, मारपीट है, तो उसके बारे में बात करिए, अंदर बंद मत रहिए। देर आपके हेल्पलाइन फोन कॉल है, 104 है, 1098 है। हमारे बहुत सारे NGO पार्टनर्स हैं हेल्थ के जो काम करते हैं अब्यूज में, आपने शायद सुना हो, अर्पण करके NGO है, उनके पास एक चैट वाला है जिसपे आप खाली चैट कर सकते हैं, उनसे टेलीफोन बात कर सकते हैं। तो जब ऐसा हो तो ये मत सोचिए कि क्योंकि ये एक समय है जिसमें घर से निकलना नहीं तो आप सब कुछ सहते रहिए। कभी वायलेंस को सहना नहीं है, चाहे आप लड़का हो, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप बीवी हो, चाहे आप बूढ़े हो, घर में कुछ हो, इस किसी तरह का वायलेंस को कभी सहना नहीं चाहिए। हमेशा आवाज उठाइए, एक बार उठाइए, 2 बार उठाइए, कोई ना कोई सुनेगा। चुपचाप बैठे रहने से जो वायलेंस कर रहा है उसको और शय मिलती है, सोचता है कि ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबको इकट्ठा रहना है, एक दूसरे से बातचीत करते रहनी है। अगर आपके पास फोन हो तो कृपया फोन से अपने दोस्तों से बात करिए, अपने और जिनसे आपको बात करने में खुशी हो, अच्छा लगे, जिनसे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकिए, वो सब करिए ना। अब सरकार के बारे में अगर कुछ मैं बताऊं कि एक नई चीज हम सरकार ने शुरू की, अगर आपको मालूम हो, एक CBSE करके है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो स्कूलों के सिलेबस बनाता है, स्कूल में क्या पढ़ाना चाहिए वो। अब जैसे देखा गया, बताया जब बच्चियां बता रही थी पहले ना कि घर में बैठे रहते हैं बच्चे, एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो इसको सोचते हुए उन्होंने, CBSE ने फिट इंडिया मूवमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स रन करता है, उनके साथ मिलकर अब ये लोग ये कर रहे हैं कि हर हफ्ते इनका जो है डेली, इनका सुबह 9:30 बजे यूट्यूब पे इनका पूरा एक प्रोग्राम होता है। उसकी डिटेल मैंने लिख दी है, शैलजा जी को मैंने भेज दिया है, लिंक व्हाट्सएप कर दिया, तो अगर वो शेयर करना चाहेंगे करेंगी, तो वो लिंक है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो रोज 9:30 बजे सुबह 15 अप्रैल से लेके 18 मई तक का पूरा शेड्यूल था जो हमसे शेयर किया गया था, कि रोज सुबह जैसे कभी योगा के बारे में बात हो रही है, कभी फन एक्टिविटीज के बारे में बात हो रही है, कभी कैसे एक्सरसाइज करें, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइज स्मॉल प्रोग्राम बनाए हैं। तो इसमें कोविड का एक ये आई थिंक आउटकम ये हुआ है कि हम लोग जितनी मिनिस्ट्री यहाँ पर केंद्रीय सरकार में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो यूथ अफेयर हो, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड हो, या हम लोग की हेल्थ है, तो हम लोग इकट्ठा बैठ के, ताकि अगर हमारे कार्यकर्ता फील्ड में जा रहे हैं, अगर हमारा कोई प्रोग्राम टीवी पे हो रहा है, यूट्यूब पे है, व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, जिस पे भी है, तो हमारे मैक्सिमम लोग को फायदा पहुंचे, ताकि हम, क्योंकि हमारे जो भी किशोर हैं, लड़के लड़कियां स्कूल जा रहे हैं, वो एजुकेशन वालों से भी उनका इफेक्ट है, हेल्थ वालों से भी इफेक्ट है, वुमेन एंड चाइल्ड से भी इफेक्ट है, स्पोर्ट्स से। तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री इकट्ठा बैठ के हम लोग काम करें, ताकि सेम काम एक के बाद एक ना हो, इकट्ठा एक बार काम हो, तभी बेहतर होगा। आई थिंक अभी मैं ब्रेक लेती हूँ। अब और क्वेश्चन शैलजा? यस मैम, क्वेश्चन तो बहुत ही है, आपके लिए ही नहीं, पर मतलब ये जो हमारे चैट में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, पर बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग, यू नो, रिप्रेजेंटिंग द क्वेश्चंस दैट हैव कम फ्रॉम चैट, ये जो हमारे यहाँ 94 पार्टिसिपेंट्स हैं, और YouTube पे भी काफी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, काफी आई थिंक 70 या 75 भी है, और जो हम सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे नेटवर्क्स है, और जैसे आप बोल रहे हैं हमको साथ में जुड़ के काम करना है। इफ आई वांट टू आस्क यू मैम कि आपको और डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को कौन सी 3 तरह की हेल्प चाहिए, सिविल सोसाइटी से, फंडर्स से, और मीडिया से, सपोजिंग मैं कहूँ ये 3 की स्टेक होल्डर्स है, तो आप थोड़ा शेयर कर पाएंगे, ताकि फिर हम भी ये मैसेज थोड़ा डॉक्यूमेंट करके बाकी के हमारे नेटवर्क्स में स्प्रेड करें और शेयर करें। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इस तरह से है, बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट कैन आस्क फॉर अ लॉट, बट all of us are aware that government can only do so much. So without the help of our civil society organizations, without our NGO partners, without our funders, without of course the media out there, we cannot succeed. So it is always good to have all 3 of you on our side. तो इसमें एक दो चीज, मतलब बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगी, एक कहूंगी कि
क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कोविड में जा रही है। आपके हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग कोविड में हो रही है, चाहे वो फील्ड लेवल हेल्थ वर्कर्स आशा हो, एएनएम हो, आंगनवाड़ी हैं, उनका काम, बेसिक काम जो था, चाहे वो न्यूट्रिशन पहुंचाना, चाहे वो नैपकिन बांटना, चाहे वो आईएफए बांटना, कंडोम्स बांटना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बांटना, माला एन माला डी बांटना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, या बच्चे की जांच करना, ये सब बेसिक जो क्राइटेरिया जो था, उनके एक्शन थे, वो सब थोड़े से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड का एक तरह से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना जरूरी है, क्योंकि एक पैंडेमिक है जिससे हमारे देश को बहुत बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो हमारे पार्टनर्स हैं जो फील्ड में ऑलरेडी है, कोविड इज वेरी क्रिटिकल, आई एग्री, बहुत ज्यादा, बट ऐसा ना हो कि कोविड में इतनी इंपॉर्टेंस हो कि हमारी बेसिक हेल्थ सर्विसेज की, जैसे पहले मेंशन हुआ कि लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रही है, आईएफए गोली नहीं मिल रही है, हमारे नए न्यूली मैरिड कपल्स हैं जिनको उनकी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं होना है, भाई दिस इज नॉट द राइट टाइम, तो हर एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग मेजर्स, उसके हस्बैंड को एक्सेस, कंडोम मिलना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मिलना, रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये सब चीजें सफर ना हो। ऐसा ना हो कि हम लोग कोविड के बाद हमारे पास और हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएं, जिसको हम लोग कोप करने में वैसे भी हमारी इकोनॉमी पे स्ट्रेन पड़ रहा है और ज्यादा स्ट्रेन पड़े। तो इफ आवर CSOs कैन सपोर्ट इन क्रिएटिंग इन मे बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक कमोडिटीज जो लगातार हमारे एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम चल रही थी, मे बी सपोर्ट द गवर्नमेंट कि चलिए आप कोविड में आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप इसमें है, तो मे बी आप पीपल कैन डिस्ट्रीब्यूट मटीरियल कमोडिटीज, ताकि हमारी बच्चियां सेफ रहें, घर में सैनिटरी नैपकिन यूज करती रहें, उनको परेशानी ना हो, और आईएफए गोली मिले। एंड बहुत लड़कियां दोनों को केयर करनी है, ये नहीं सोचना है कि बस लड़कियां ही हैं, लड़कों के बारे में नहीं। एंड ऑफ कोर्स मे बी आई वुड से कि हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एडोलसेंट हेल्थ के बारे में, इंडोर गेम्स होते हैं बहुत सारे, को हर चीज सब बच्चों पास इंटरनेट तो है नहीं, स्मार्टफोन है नहीं, तो वेरी बेसिक इंडोर गेम्स यू आर क्रिएटिंग वेरी क्विकली। हम नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन डाइट है लेडी अर्विंग कॉलेज में, उनके साथ हम लोग बहुत जल्दी काम कर रहे हैं कि ऐसा बेसिक गेम्स बनाए हम लोग कि घर में बैठ के बच्चे को इन्फॉर्मेशन भी मिले और वो मजा भी आए बच्चे को। तो इस तरह का हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और ये व्हाट, अब हम लोग पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम लोग प्रिंट करके सब भेज पाए स्टेट्स में, सो व्हाट वी विल ट्राई कि जैसे वो अप्रूव होते हैं उनको हम लोग जो है मेल करके स्टेट्स को भेज देंगे, तो ताकि व्हेन इफ अगर आपके CSOs वर्क कर रहे हैं, हमारे और फंडर्स हैं, सो दे कैन हेल्प इन प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, आदमी जो घर पे हैं, उनको किसी तरह का एंटरटेनमेंट हो, कोई इन्फॉर्मेशन तो पहुंचे, घर बैठे ही उनको किसी तरह का इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए विदाउट एक्सेस टू इंटरनेट, बिकॉज अब टाइम भी आ गया, इंटरनेट तो सब जगह नहीं पहुंच सकता है, तो जो जहां नहीं है वहां क्या है, ऑनलाइन तो बहुत चीजें हैं, ऑनलाइन गेम्स हो गए, आपकी ग्रुप एक्टिविटीज हो गई, आप लोग इकट्ठा कोई गेम खेलिए, 8-10 बच्चे साथ गेम खेल सकते हैं, बट जो बच्चे जिनके पास एक्सेस नहीं है वो क्या करें, तो उनके बारे में हम लोग बहुत गहराई में सोच के ये सब जल्दी जल्दी क्रिएट कर रहे हैं। और मीडिया का हम ये चाहते हैं कि एक तरह से जो ये, जैसे बच्ची ने शुरू में बोला था प्रियंका ने, कि खौफ बैठ गया, एक डर बैठ गया है बच्चों को कि अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या है, हम लोग कैसे कमाएंगे, घर में कैसे बंद रहेंगे, मानसिक तनाव हो रहा है आपका घर में, तो इसके बारे में मीडिया को थोड़ा हेल्प करना है, टू गिव पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव फीडबैक देना कि अच्छा आप घर में हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, डोंट फील बैड कि आप घर में बंद है, बट मीडिया हैज टू गिव पॉजिटिव मैसेजेस। तो वो मैसेजेस हम लोग के साथ बैठे, मे बी दे कैन सिट विद अस, मेक स्मॉल मैसेजेस, पूरे लंबे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल स्मॉल 10-15 सेकेंड का कोई वीडियो हो, तो दिस सपोर्ट फॉर मीडिया टू क्रिएट अ जनरल अवेयरनेस, नॉट जस्ट एडोलेसेंट हेल्थ बट फॉर द एल्डरली एट होम ऑल्सो, कि मतलब इतना परेशानी की बात नहीं हो। ये स्मॉल मैसेजेस मीडिया कैन शो ऑन द टीवी, काफी सारे घरों में टीवी है, कम्युनिटी रेडियो शुरू हो रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मीडिया कैन हेल्प अस डिसेमिनेट, अगर आपको साइन सिम्टम्स है कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे ग्रेड किए जाएंगे, क्या टेस्ट करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या होती है, कैसे करना है, हाथ कैसे धोना है, कैसे सफाई रखनी है घर में, स्मॉल स्मॉल मैसेजेस, कोई बहुत लंबा नहीं, किसी के पास बहुत लंबा सुनने का ना पेशेंस है ना टाइम है, तो ये मीडिया का हेल्प है। एंड ऑफ कोर्स CSOs and funders can always help in generating small media GIFs can be created, small videos, small messages which can go, जो बच्चे हमारे इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं वंडरफुल, तो उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड आपके अपने व्हाट्सएप में वेरी सिंपल मैसेजेस, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी, सिंपल लैंग्वेज, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, तो इस तरह का सपोर्ट अगर सरकार को मिलता रहेगा, आई थिंक वी कैन बीट दिस वेरी क्विकली एंड वेरी सेफली। Thanks, ma'am, for sharing. I think you have given some good direction. What is coming through is that जैसे हम चैट में देख रहे हैं और हमने भी काफी सुना है हमारे पार्टनर्स के साथ कि बहुत ही इनोवेशन का टाइम है अभी. Right now, people are looking at how to make sure कि all the way from IVRS, phone survey, connections, digitization और technology और अलग-अलग तरीके से हम कैसे community को access कर सके. So I think also the thing that I'm taking away from this is
सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस, इनोवेशंस, आइडियाज जो भी है हम शेयर करें। और एक तो गवर्नमेंट जो कर रहा है, पर अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने कम्युनिटी में, हमारे आजू बाजू भी इंडिविजुअली एज ऑर्गेनाइजेशंस हम ये जारी रखे। And talking about innovations, thanks Dr. Rizvi, I'll come back to you with questions. I wanted to move on to Alok Vajpayee from PFI. Alok, can you hear me? Yes, I can hear you. Hi, welcome Alok. Alok, we all know that PFI has been prioritizing, health of adolescents, youth, young people, family planning, maternal health, especially around sexual reproductive health and rights. And we just heard from Dr. Rizvi that it is important कि जब हम कोविड का जो रिलीफ काम कर रहे हैं, हमारे जो बाकी भी हेल्थ सर्विसेज है वो जारी रखनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि we need to use media, digitization quite innovatively, and I know कि PFI ये काफी कर रहा है। So if I can please ask you to speak a little bit on how PFI is prioritizing sexual reproductive health and rights for adolescents, and how are you using media and innovative channels? Okay, I think after independence, this is the biggest health and humanitarian crisis that the country is facing. और इस घड़ी में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया देश के साथ और सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हम न सिर्फ सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अपने सुझावों से, अपने सजेशन से उनकी मदद भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो मैंडेट है वो जेंडर सेंसिटिव पॉपुलेशन हेल्थ और डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज पॉलिसीज को प्रमोट करना है। और हम एडोलसेंट्स और यूथ हमारे प्रोग्राम स्ट्रेटजीज और इंटरवेंशन के सेंटर में रहते हैं। हम सरकार के साथ में सिविल सोसाइटी और मीडिया के साथ एडोलसेंट और SR-HR जो आवश्यकताएं हैं उनकी इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिकली इंगेज किया है। इसमें क्योंकि इसका इफेक्ट कोविड का फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज के ऊपर काफ़ी पड़ा है, तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिकमेंडेशन दिया था कि फैमिली प्लानिंग को इसेंशियल सर्विसेज और कमोडिटी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। और हम अपनी जो गाइडलाइंस अभी इशू किया मिनिस्ट्री ने, उसमें फैमिली प्लानिंग को इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज में इंक्लूड भी किया गया है। इसी तरह से हम उनकी मैसेजिंग जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिसैमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताऊंगा, आगे शेयर करूंगा कि कैसे हम वो कर रहे हैं। लेकिन फैमिली प्लानिंग को इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज में इंक्लूड करने का इट डजंट मीन दैट वीमेन हैव एक्सेस आल्सो, क्योंकि वो फैसिलिटीज को पहुंच ही नहीं पा रही हैं वहां पर, उनको पुलिस वाले रोक दे रहे हैं, या फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आशाज हैं, उनके मूवमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये धीमे धीमे खुल रहा है, लेकिन अभी भी महिलाओं की मोबिलिटी के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को अभी प्ली किया है, एक लेटर भेजा है ऑन बिहाफ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कि पोस्ट कोविड-19 रिकवरी रिवाइवल प्लान जो भी बने सरकार की तरफ से, उसमें जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे एडोलसेंट्स हैं, उनको सेंटर में रखना चाहिए। और जो मोबिलिटी के इश्यूज हैं उसको नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, जिसमें कि महिलाएं ये हेल्थ और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एक्सेस कर सकें। हम 3 स्टेट्स में एडोलसेंट्स के साथ में डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं, राजस्थान, बिहार और यूपी में। हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं, वो एडोलसेंट्स के बराबर टच में हैं। उन्होंने उनकी आवश्यकताओं को, उनकी नीड्स जो हैं इमीडिएट और फ्यूचर, उनको आइडेंटिफाई किया है।
ये मेनली वही हैं जो अभी पहले सेशन में भी और दूसरे सेशन में भी बात किया गया था, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रॉब्लम है, सैनिटरी नैपकिन्स, IFA टैबलेट्स वगैरह नहीं अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है एडोलसेंट्स और यूथ में अपने फ्यूचर को लेकर, उनके स्कूल्स बंद हैं, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, या फिर फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ भी कोविड के अराउंड बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। लोग टीवी खोल के बैठे हैं तो उसमें भी कोविड के बारे में आ रहा है, तो इससे तमाम सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं किशोरों को। इसके अलावा बहुत सारे जो किशोर हैं वो मीडिया डार्क एरियाज में रह रहे हैं, जहां पर उनको एक्सेस नहीं है, उनके पास सिर्फ फीचर फोन्स हैं, तो वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हम इन सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। नवादा बिहार में हम एडोलसेंट गर्ल्स और बॉयज़ के साथ कई सालों से काम कर रहे हैं। उनमें से 40 गर्ल एडोलसेंट हैं जो कि वो अब लीडर्स की तरह उभर के आई हैं। वो उन्होंने दे हैव टेकन इनिशिएटिव and they are leading, in fact they are accompanying the frontline workers, ASHAs and FLWs during house to house visits में अगर किसी तरह का कोई resistance है community की तरफ से, तो they are trying to help the frontline workers। इसी तरह से वो awareness create करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे social distancing है, hand washing techniques हैं, उसको कैसे proper तरीके से करना चाहिए, demonstration कर रही हैं उसका। तो कुछ लड़कियों ने बल्कि हैंडमेड मास्क भी बनाया है अपनी कॉस्ट पर, और उनके कम्युनिटी में जो भी नीडी लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। हमारे NGO पार्टनर से ने राजस्थान में कुछ टारगेटेड एडवोकेसी भी की है कि सैनिटरी नैपकिन्स को ये मेडिकल सप्लाई लिस्ट ऑफ एसेंशियल्स में इंक्लूड किया जाए। यूपी में हम सरकार को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस समय RKSK की सारे स्टाफ जो हैं कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज में व्यस्त हैं। हमने इसके पहले सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए थे पीयर एजुकेटर्स के, वो अभी भी फंक्शनल हैं। 10 ब्लॉकों में करीब 20 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो इन व्हाट्सएप के थ्रू हम कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी कम्युनिकेशन मटेरियल हम वो शेयर कर रहे हैं उनके साथ में। हम हमारा नवादा और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है कम्युनिटी के लिए, तो हम एक इंफॉर्मेशन पैक भी कोविड के ऊपर उसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो कि हम कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम CSOs हैं, NGOs हैं जिनके साथ हम एक साझा अप्रोच है, एक नजरिया है वो तैयार कर रहे हैं कि कैसे कंसोलिडेटेड अप्रोच बेसिकली हाउ टू रीच द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। इसके अलावा PFI ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है अपने कोर फंड से। वो बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, दिल्ली में, इवन झारखंड में भी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को छोटी छोटी ग्रांट्स दी है फॉर इमरजेंसी रिलीफ फंड्स। उसके माध्यम से उन ऑर्गेनाइजेशंस ने कुक्ड फूड, राशन, मास्क, सैनिटरी सप्लाई, सोप्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया है अमंग द डेली वेजर्स, माइग्रेंट्स हैं जो लौट के आए हैं, और दोज हु होमलेस या वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। Alok, sorry to disturb you. Can I just ask you to also then just end by sharing some of the digital stuff that you have done? If you can just share for another minute, sure. And then because we're running out of time. Thank you. Right. So I will share about the partnership that we have with the government of India and Facebook. And we are creating content, messaging and creatives around COVID-19. And this is tailored for Facebook, WhatsApp and Instagram platforms. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो MyGov पेज है फेसबुक पर, उस पे ये सारे क्रिएटिव्स डाले जा रहे हैं। इसमें क्रिएटिव मैसेजेस भी हैं, एनिमेशंस भी हैं, इन्फोग्राफ्स भी हैं, जो कि न सिर्फ हिंदी इंग्लिश में बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी हमने ट्रांसलेट किया है। और
इसी के साथ में इसको हमने 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट्स और वहाँ पर एनजीओ है उनके साथ भी शेयर किया है, सो दैट दे कैन शेयर दीज कम्युनिकेशन मटेरियल विद इन दी कम्युनिटी मेंबर्स। हमने मीडिया के साथ भी इंगेज किया है और कंटिन्यूअसली हम बराबर ओपिनियन एडिटोरियल लिख रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं और एक वर्किंग पेपर भी हमने बनाया है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। वो हमने अपने एनजीओ वगैरह के साथ में शेयर किया, सो दैट दिस हेल्प्स देम इन डूइंग एडवोकेसी विद रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। तो ये कुछ हमारी इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमने किए हैं। Yeah, thank you Alok, thanks very much for sharing. And now I know we have just 5-6 minutes left, so you know, we'll look at ending this. I think थोड़े questions हमें आए हैं chat में से, but it's going to be difficult कि हम 5 मिनट में सभी questions को answer करें. I'm going to try and see if we can. I just want to first read out all of the questions because it's important for everybody here to acknowledge. I think questions आए हैं कि ये lockdown काफी समय तक staggered way में चलने वाला है, इसलिए इस education और बाकी भी services के लिए क्या सुविधाएं हैं, कैसे वो सोच रहे हैं. Then there are some questions on safety and protection. जो violence जो हुआ है उसमें जो हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, तो वहाँ जुवेनाइल्स जो है अरेस्ट किए गए थे, ऐसे सब सिचुएशंस में हम क्या कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द यंग पीपल. कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन या जो कम्युनिटी में जो पैनिक होता है उससे young people or children भी उसमें फंस जाते हैं. What is our plan? Secondly, is there any training and orientation with frontline workers to help them address adolescent issues? And we heard some of this. और जो सरिता जी जो कह रही है, हमने एक फोन voice note के द्वारा recording की है, तो we'll try and see if we can email or share later as a follow up. और लास्टली के जो CCIs और शेल्टर होम्स जो है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस जो है, उसमें कुछ स्ट्रेटजीज है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या फिर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं states में, वो कौन से steps ले रहे हैं for engaging adolescents in these different institutions and keeping them safe and away not only from the pandemic but from all of the breakdown of the system. So इसके लिए, since we don't have too much time and we have to wrap up, I will just if I can just take a minute, if I can ask Nirmala, if you want to share your view on any of these questions, especially ये जो frontline workers के जो trainings है या फिर उनको कैसे orientation दिया गया है, can you share a little bit of a view of what you have seen happening in your communities? Since we've been working with the Ashas for the last 5 years, we are supporting the government of Jharkhand, NHM, and training this Asha facilitators on dealing with maternal and newborn health. And this is one platform I think we can go ahead and use for COVID related some interventions that we think the government would agree to. And that is one forum. And also I think through RKSK we are trying to talk to, we've made some presentations to Jharkhand government, and that is also one other forum where we can take up some training programs for the peer educators. We will want to do that. And so right now, the study that we are doing, it's a randomized control trial to look at education, health, nutrition, and mental health issues among adolescents. And this is the survey was just halfway through when this lockdown happened. So we're waiting to complete it, and as soon as this lifts, and if we get good results, I think it would be an advocacy tool for the government on how to look at adolescent health and nutrition. And I would suggest a holistic approach to adolescent lifestyle and well-being rather than just looking at health, nutrition. And what we've realized, I'm hoping that many adolescents now, knowing the risks because of COVID on comorbidity, it would they would be sensitized to
change their lifestyle in such a way that or improve their lifestyles, giving up on addictions like alcohol, smoking, maybe walking more and cycling more, maybe a healthier diet, and also looking after their elderly relatives in the house. This is something that I'm really positive about, and I think there is a way to the adolescents can really help. And also I think environment is something that also we need to look at, and adolescents are very keen to understand a little more about environment, so I think that is also one area that we can touch upon. Okay, thank you. Thank you so much. I know we've run out of time and we've taken up time from everybody's schedule a lot. So let me just say, हम अभी क्या करने वाले हैं कि हम ये जो recording है record कर रहे हैं, YouTube का जो हमारा live stream था वो भी हम save करने की कोशिश कर रहे हैं and bring all this technology together. Yeah. And then what we are going to do is we are going to look at bringing this community of NGOs across, not only NGOs but all the different players, foundations, funders के हैं उनके जो portfolio है, और we hope to do a very quick survey with all the NGOs, civil society partners, funders, foundations, and whoever would like to participate, to just get a few basic questions on adolescent health, well-being to be answered. So we will be emailing you, all of you, and it will be good if we can have you all please support and share, so that in an aggregated manner we can go back in partnership with the government, also go back and share what some of our youth and adolescents are saying, what is their situation. Before I start saying my thank yous very quickly, I think Dr. Rizvi also wanted to just add something. Dr. Rizvi, do you want to just share, you mentioned you just want to share one last point. Just one or two things I would like to say, that we are looking at dealing with adolescents, but we must not forget the parents. You know, in all this occasion is saying adolescents should be given this, given that, but please remember, whether whoever the funders are, the CSOs, the media, you have to talk to the parents. Once the parents are on board, then only we will have better access to adolescent, and the whole family can change the behavior. As I think Ekju just mentioned, that you're looking at healthier attitude of adolescents at home. But your target should also be parents, and the parents have to be aware and fully on board that, okay, this is what we plan, and hence the adolescents are on board. That's a short thing. And then of course, okay, I think I will leave it. Government is there's no point in speaking about what government is doing. But yes, I just wanted to point out, when you talk about adolescent, please include the parents. That's very important, especially in our Indian society. So now I'll just end. I just wanted to thank, Dr. Sarita, Ms. Priyanka Kumari, Mr. Sushant Pathak, Ms. Sumitra Gagrai. Thank you, Dr. Rekha Rani. Thank you, Dr. Nirmala Nair, Mr. Alok Vajpayee, and Dr. Rizvi. Thank you, everybody, for taking the time out, participating, listening to us, hearing us. And like we had mentioned, ये पहला है, हम ये जो dialogue है जारी रखना चाहते हैं. Sorry if हम सबको include नहीं कर सके और सब questions answer नहीं करें, पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हमारा जो एक community of practice page है, उसका भी link हम share करेंगे. If we can continue the dialogue on on chat over there, and continue to take back all of the information to the different players, and work in coordination with the civil societies, society organizations, with the communities of practice, as well as with the government of states and India. So thank you very much. More over email, and see you all very soon again.